अध्याय 43 उत्तरदायी सरकार की ओर भाग 2। भारत सरकार एक्ट 1935 अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियां। कांग्रेस ने 1919 के मॉन्टफोर्ड सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक तथा निराशापूर्ण बतलाया। इसने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानशालाओं का बहिष्कार सम्मिलित था। इस प्रकार मॉन्टफोर्ड सुधारों का आरंभ 1921 में अपशकुनी सा हुआ था। स्वराज्य दल द्वारा इसके चलन को बदनाम करना। कालांतर 1919 के एक्ट का विरोध अधिक दृढ़ तथा प्रभावशाली होता गया। उदारवादी दल भी, जो सरकार से सहयोग करने को सदैव उद्यत रहते थे, इन सुधारों को अपर्याप्त और असंतोषजनक मानने लगे। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने, जिनमें मोतीलाल नेहरू और C.R. दास प्रमुख थे, स्वराज्य दल की नींव रखी। उद्देश्य ये था कि विधान मंडलों में जाकर संविधान को नष्ट करो। ऐसा करो कि सभा और परिषदों द्वारा सरकार चलानी असंभव हो जाए। 1923 के चुनाव में इसे बंगाल और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला और कई अन्य प्रांतों में ये सबसे बड़े दल के रूप में सन्मुख आए। अपने चातुर्य से उन्होंने सरकार के पाखंड का भंडाफोड़ कर डाला। साइमन आयोग 1927 से 30 के मध्य ब्रिटिश सरकार ने 1919 के एक्ट को पारित करते समय ये घोषणा की थी कि वे 10 वर्ष के पश्चात इन सुधारों की समीक्षा करेंगे, परंतु उन्होंने नवंबर 1927 में ही एक आयोग सर साइमन की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और इस प्रकार ये स्वीकार कर लिया कि 1919 के सुधार असफल रहे हैं। कुछ लोगों का विचार है कि ये शीघ्रता कांग्रेस के आंदोलन के कारण हुई है और दूसरी ओर ये विचार है कि लॉर्ड बेरकिनहेड का रूढ़िवादी दल ये नहीं चाहता था कि ये आयोग उदारवादी सरकार, जो संभवतः नए चुनाव में सत्तारूढ़ होगी, बनाए। साइमन आयोग की रिपोर्ट जो 1930 में प्रकाशित की गई, उसमें सुझाव था कि 1. प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। 2. केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया। 3. केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। 1928 की नेहरू रिपोर्ट। सभी राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियुक्त एक कमेटी ने भारतीय संविधान का सर्व अनुमोदित रूप प्रस्तुत किया। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि शरारत भरी सांप्रदायिक चुनाव पद्धति त्याग दी जाए, ताकि उसके स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित कर दिए जाएं। इसने समस्त भारत के लिए एक इकाई वाला संविधान प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा भारत को केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता मिली। मुस्लिम लीग ने जिन्नाह द्वारा प्रस्तुत 14 संकेत में अपने आरक्षण प्रस्तुत किए। पृष्ठ 401। लॉर्ड अर्विन की डोमेनियन स्टेटस के विषय में घोषणा 1929 में। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड अर्विन ने रेमजे मैकडॉनल्ड की नवगठित श्रमिक सरकार से मंत्रणा करने के पश्चात ये घोषणा की कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमेनियन स्टेटस प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी घोषणा की कि अंग्रेजी सरकार ने ये निश्चय किया है कि साइमन आयोग की रिपोर्ट की इंग्लैंड में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में विवेचना की जाएगी, जिसमें अंग्रेजी सरकार, भारतीय अंग्रेजी प्रदेश तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 के मध्य। गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने अपने अधिवेशन लंदन में 1930 से 1931 के मध्य तथा 1932 में किए। कांग्रेस, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया हुआ था, उसकी ओर से केवल दूसरे अधिवेशन में ही महात्मा गांधी भाग ले सके। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जिन मुद्दों पर सहमति हो सकी वे थे: अ. भारत की नई सरकार का रूप अखिल भारतीय संघ होना चाहिए। ब. संघीय सरकार कुछ आरक्षणों के साथ संघीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी हो। स. यदि भारतीय प्रतिनिधि सांप्रदायिक उलझन को न सुलझा सकें तो प्रांतों को प्रांतीय स्वशासन मिलना चाहिए।
अंग्रेजी प्रधानमंत्री ने अलग निर्वाचक मंडलों को बनाए रखा और फिर 1932 में अपना प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय दे दिया, जिसके अनुसार प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों में सीटों का विभाजन सांप्रदायिक अनुपात से करने का प्रयत्न किया गया। सबसे प्रमुख बात ये थी कि अनुसूचित जातियों को भी भिन्न संप्रदाय मानकर आरक्षित स्थान दिए गए। महात्मा गांधी ने इस अन्याय को रद्द करवाने के लिए मरण व्रत रखा और अंत में पूना समझौते के अनुसार इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम के लिए निम्नलिखित मसविदों की सहायता ली गई। क. साइमन आयोग रिपोर्ट। ख. सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस नेहरू समिति रिपोर्ट। ग. तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में हुए वाद विवाद। घ. श्वेत पत्र। ग. संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट और च. लोथिया रिपोर्ट, जिसमें चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था। एक्ट की धाराएं 1935। ये एक्ट एक बहुत विस्तृत लेख है क्योंकि एक बहुत ही उलझे हुए संघीय संविधान के विषय में है। इसमें भारतीय मंत्रियों, विधानसभा सदस्यों इत्यादि के कदाचार के विरुद्ध संरक्षण दिए गए हैं। इसके 3 मुख्य अंग हैं। अ. अखिल भारतीय संघ। ब. संरक्षणों सहित उत्तरदायी सरकार। स. भिन्न भिन्न सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। संघीय ढांचा। इस अधिनियम के अनुसार एक और प्रस्तावित संघ में भारतीय प्रांतों तथा मुख्य आयुक्त के प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु भारतीय रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। इसीलिए संघ उस समय तक अस्तित्व में नहीं आ सकता था जब तक कि क. रियासती प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें सम्मिलित न हों और ख. रियासतों की जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में सम्मिलित न हों। जिन शर्तों में ये रियासतें सम्मिलित होनी थीं, वे भी सब सम्मिलित पत्र में लिख दी जानी चाहिए थीं और चूंकि ये नहीं हुआ, इसी कारण संघ अस्तित्व में नहीं आया। गवर्नर जनरल का स्थान तथा शक्तियां। संघीय व्यवस्था। केंद्र में गवर्नर जनरल ही समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था। वो भिन्न भिन्न तथा प्रायः विरोधी तत्वों को एक सूत्र में बांधने वाला तथा उन्हें दिशा दिखाने वाला व्यक्ति था। उसे 3 भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती थीं। 1. उसे प्रायः मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करना होता था, परंतु वो 2. अपने व्यक्तिगत निर्णय, जिसमें वो परामर्श को स्वीकार करे अथवा न करे, उससे भी कार्य कर सकता था। जिन विषयों में वो व्यक्तिगत निर्णय से कार्य कर सकता था वे थे: 1. देश की वित्तीय स्थिरता और भारतीय साख की रक्षा करना। 2. भारत अथवा उसके किसी भाग की शांति की रक्षा करना। 3. अल्पसंख्यकों, सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रितों के हितों की रक्षा करना। 4. अंग्रेजी और बर्मी माल के विरुद्ध किसी भेदभाव से रक्षा करना। 5. भारतीय राजाओं के हितों तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करना तथा 6. अपनी निजी विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा करना इत्यादि। 3. तीसरी भूमिका में कुछ विषयों में वो अपने मंत्रियों को पूछे बिना अपने विवेकाधीन शक्ति से कोई भी कार्य कर सकता था। ये विषय थे: 1. रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले तथा जनजाति क्षेत्र, जिसके लिए उसे अधिकाधिक 3 कार्यकारी पार्षद नियुक्त करने थे। 2. मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा भंग करना। 3. अपने अधिनियम बनाने तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 4. अमतापेक्षी मदों का नियंत्रण, जो कि बजट का लगभग 80% भाग थीं। 5. गवर्नरों को आदेश, जो कि उनके विशेष उत्तरदायित्व थे। 6. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, विधानमंडल को दिए जाने वाला भाषण अथवा उसको किसी विधेयक के विषय में संदेश भेजना तथा 7. विशेष प्रकार के विधेयकों को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों में प्रस्तुत करने से पूर्व स्वीकृति प्रदान करना अथवा किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान न करके उसे महामहिम सम्राट की स्वीकृति के लिए भेजना इत्यादि। इन विशेष विभागों तथा आरक्षणों, जो कि बहुत अधिक थे, उनके अतिरिक्त शेष सभी विभागों का प्रशासन उसे अपने मंत्रियों के परामर्श और सहायता से ही चलाना था, परंतु फिर भी वो अपने निजी निर्णय से किसी भी मामले में मंत्रियों के परामर्श को मानने से मनाही कर सकता था। मंत्रियों को उसी की इच्छा से अपने पद पर बना रहना था। संघीय विधानमंडल।
ये भी द्विसदनीय होना था। राज्य परिषद और संघीय सभा। राज्य परिषद एक स्थायी सभा थी और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाने थे। इसमें 260 सदस्य होने थे, जिनमें से 156 प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकाधिक 104 रियासतों के प्रतिनिधि होने थे, जिन्हें संबद्ध राजाओं ने मनोनीत करना था। संघीय सभा, जिसकी अवधि 5 वर्ष थी, उनमें प्रांतों के 250 सदस्य और रियासतों के अधिकाधिक 125 सदस्य होने थे। अंग्रेजी प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने जाने थे और रियासतों के सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे। पृष्ठ 403। इस संबंध में स्मरण रहे कि ये एक बहुत ही विचित्र व्यवस्था थी और साधारण रीति के विपरीत थी कि ऊपरी सदन का चुनाव सीधा मतदाताओं द्वारा किया जाए और निम्न सदन, जो कि अधिक महत्वपूर्ण था, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष हो। इसी प्रकार राजाओं को ऊपरी सदन के 40% और निम्न सदन के 33% सदस्य मनोनीत करने थे। इसी प्रकार विषयों का बंटवारा किया गया। केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। केंद्र केंद्रीय विषयों पर समस्त भारत के लिए कानून बना सकता था और प्रांत प्रांतीय विषयों पर। अवशिष्ट विधान शक्तियां गवर्नर जनरल में केंद्रित थीं। इसी प्रकार विधानमंडल की शक्तियां भी सीमित थीं। कुछ विशेष विषय उसकी परिधि से दूर रखे गए थे। उदाहरण के लिए सेना तथा वायुसेना एक्ट अथवा नौसेना का पारितोषिक न्यायालय एक्ट अथवा 1935 के एक्ट का संशोधन करना इत्यादि। इसी प्रकार अंग्रेजों के व्यापारिक और अन्य हितों के विरुद्ध कानून बनाने की मनाही थी। संघीय बजट का 80% ऐसा धन था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था, और यदि कोई ऐसी मद हो जिसको विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया हो, तो भी गवर्नर जनरल यदि चाहे तो उसे वो राज्य परिषद के सम्मुख रख सकता था। यदि दोनों सदनों में असहमति हो तो गवर्नर जनरल दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था, और यदि कोई विधेयक स्वीकृत भी हो जाए तो भी गवर्नर जनरल अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता था, अथवा उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, अथवा महामहिम सम्राट के विचार के लिए रख सकता था, और उसके अपने स्वीकृत अधिनियमों को भी सपरिषद सम्राट अस्वीकार कर सकता था। संघीय कार्यकारिणी। जिस दोहरे शासन को साइमन आयोग ने प्रांतों में अवांछनीय बताया, वो केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए निश्चित किया गया। संघीय विषयों में से रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले तथा जनजातीय क्षेत्र गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखे गए, जिनका प्रशासन वो अधिकाधिक 3 कार्यकारी पार्षदों की सहायता से चलाएगा, जो वो स्वयं मनोनीत करेगा और जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होंगे। पृष्ठ 402। शेष संघीय विभाग अधिकाधिक 10 मंत्रियों की सहायता से चलाए जाएंगे और ये मंत्री संघीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे भी थे जो कि गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व थे, जैसा कि देश की शांति को भय इत्यादि, जिनमें वो मंत्रियों की मंत्रणा स्वीकार करने को बाध्य नहीं था। प्रोफेसर के.टी. शाह ने केंद्रीय मंत्रियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, ये अलंकार हैं, उपयोगी नहीं, दुस्साह हैं, परंतु जिन लोगों का वे प्रतिनिधित्व करते थे उनका वे कोई भला नहीं कर सकते थे। उत्तरदायित्व इनका था, परंतु इनके पास शक्ति नहीं थी, पद था, अधिकार नहीं, नाम था, परंतु वास्तविक प्रभाव नहीं था। इसी प्रकार उसने दर्शाया कि मंत्री लोग कोई रचनात्मक और आर्थिक उन्नति के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अनंत शक्तियां हैं, जिनके प्रयोग से वो अंग्रेजों के निहित हितों के लिए भिन्न भिन्न आड़ लेकर उपयोगी कार्यों में रुकावट डाल सकता है। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय कार्यकारिणी। बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थीं। उसे भी लगभग गवर्नर जनरल जैसी ही शक्तियां मिली थीं। प्रांत का समस्त कार्य गवर्नर को चुने हुए सदस्यों में से बनाए मंत्रिमंडल की सहायता से चलाना होता था। ये मंत्रिमंडल भी गवर्नर की इच्छा से ही अपने पद पर बना रह सकता था, और इस प्रकार से उसे गवर्नर तथा विधानसभा के प्रति दोहरा उत्तरदायित्व निभाना होता था। गवर्नर भी गवर्नर जनरल की नाई न केवल एक वैधानिक मुखिया के रूप में मंत्रियों की परामर्श के अनुसार कार्य करता था,
अपितु कुछ विषयों में उसका विशेष उत्तरदायित्व भी था, जैसा कि प्रांत अथवा उसके किसी भाग की शांति बनाए रखना। कुछ प्रांतों जैसे मध्य प्रांत और सिंध में उसके उत्तरदायित्व के विषय में कुछ परिशिष्ट भी थे। इसी प्रकार वो अपने व्यक्तिगत निर्णय और अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार भी कार्य कर सकता था। किस प्रश्न पर उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय अथवा विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार कार्य करना है, उसका निर्णय भी वह स्वयं अपने विवेकाधीन शक्तियों से ही करेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की व्याख्या वही थी जो कि गवर्नर कर ले, चाहे तो समस्त भार मंत्रियों पर डाल दे और चाहे तो अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके समस्त शक्ति अपने पास रख ले। उसके पास बहुत सी शक्तियां थीं, जिसमें बजट का लगभग 40% जो कि अमतापेक्षी भाग था, उस पर नियंत्रण और बहुत से कानून बनाने की शक्ति सम्मिलित थी। वो मंत्रियों को पदच्युत कर सकता था और गवर्नरों ने ऐसा किया भी। यदि वो अनुभव करे कि प्रांत का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वो प्रांत का शासन पूर्णतया अपने हाथ में ले सकता था। इससे ये लगता है कि गवर्नर और गवर्नर जनरल की विवेकाधीन शक्तियां और उनके विशेष उत्तरदायित्व ऐसे थे कि जिनसे उत्तरदायी सरकार तो केवल नाम मात्र को ही रह जाती थी, परंतु ये कहना संभवतः ठीक नहीं। जैसा कि कीथ महोदय ने कहा है कि इन सब व्यवस्थाओं का उद्देश्य उसे प्रभावशाली बनाना नहीं था, केवल विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग करना था। जैसे कि लॉर्ड जेटलैंड ने एक बार कहा था, ये नहीं समझना चाहिए कि सरकार को 2 भागों में बांट दिया गया है और गवर्नर और मंत्री दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। पृष्ठ 404। नए संविधान का तात्पर्य यह है कि ज्यों ही मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कर लेता है, शासन का उत्तरदायित्व और उपक्रम मंत्रिमंडल पर आ जाता है। इसी प्रकार एक बार संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मॉरिस हैलेक्ट ने कहा था, मंत्रियों तथा गवर्नर के संबंध एक सेवक और स्वामी के नहीं है। वास्तव में वो एक संयुक्त प्रयत्न प्रांत के अच्छे शासन में साझेदार है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस अधिनियम के अनुसार मंत्रियों की स्थिति 1919 के अधिनियम से अधिक अच्छी थी। प्रांतों में अब कोई आरक्षित विभाग नहीं थे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सुझाव पर ही होती थी और उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त होता था। गवर्नर को ये भी देखना होता था कि अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिले। वास्तविक व्यवहार में हम देखते हैं कि मंत्रियों तथा गवर्नर के व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर होता था। प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडलों का आकार तथा रचना भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था भी थी। ऊपर के सदन को विधान परिषद कहते थे और उसमें कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत भी किए जाते थे। विधानसभाओं में स्थानों की संख्या इस प्रकार थी: आसाम में 108, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 50, उड़ीसा तथा सिंध प्रत्येक में 60, मध्य प्रांत में 112, बिहार में 152, पंजाब और बंबई में 175, मद्रास में 215, संयुक्त प्रांत में 228 और बंगाल में 250। इस अधिनियम की एक विशेषता ये थी कि सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। अधिनियम के मतदाता मंडल सांप्रदायिक निर्णय तथा पूना समझौते के अनुसार नियत किए गए। इस प्रकार साधारण, मुस्लिम, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई और सिख भिन्न भिन्न मतदाता मंडल बनाए गए। जहां इन अल्पसंख्यकों के लिए स्थान नहीं थे अथवा वे पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं थे, उन्हें साधारण निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का अधिकार था। साधारण स्थानों में से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे। उन निर्वाचन क्षेत्रों में एक और ही व्यवस्था बनाई गई। वहां अनुसूचित जातियों के मतदाता 4 प्रत्याशियों का निर्वाचन करते थे और फिर वे चारों प्रत्याशी साधारण निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होते थे और साधारण तथा अनुसूचित मतदाता मिलकर उनमें किसी एक का निर्वाचन करते थे। आसाम को छोड़कर शेष प्रदेशों में भिन्न भिन्न जातियों के लिए भी स्थान नियत किए गए। इसी प्रकार श्रमिकों, भूमिपतियों और वाणिज्य और उद्योग के लिए भी पृथक पृथक स्थान थे। इन पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा अंग्रेजों ने सांप्रदायिक भावना को उभारा, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। 1935 के अधिनियम की अन्य धाराएं इस अधिनियम के अनुसार एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई,
जिसको संविधान की व्याख्या का प्राथमिक तथा पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र दिया गया था, परंतु यहाँ भी अंतिम निर्णय प्रीवी काउंसिल का ही होता था। ख, ये नया संविधान अनम्य था। इसमें संशोधन करने का अधिकार केवल अंग्रेजी संसद को ही था। भारतीय विधानमंडल केवल प्रस्ताव द्वारा संविधान संशोधन का विचार प्रकट कर सकता था। संसद उसे परिषदीय आज्ञा द्वारा संशोधित भी कर सकती थी। ग, यद्यपि प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार द्वारा गृह सरकार का भारत पर नियंत्रण कम हो गया था, परंतु जहां गवर्नर जनरल तथा गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय अथवा विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार कार्य करता था, तो वो सीधे भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था। घ, उन विषयों के अतिरिक्त जो भारतीय रियासत अपने सम्मिलित पत्र द्वारा संघ को दे दें, रियासतों के क्राउन के प्रति शेष सभी उत्तरदायित्व उसी प्रकार बने रहे और इन सब को क्राउन के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के प्रति निभाने पर बाध्य थी। पृष्ठ 405। ग, भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई और उसे मंत्रणा देने के लिए कुछ परामर्शदाता दे दिए गए, परंतु वो उनका परामर्श केवल सेवाओं के विषय को छोड़कर शेष में मानने को बाध्य नहीं था। इस परिषद के समाप्त करने का एक कारण ये था कि भारत का लोकमत इस परिषद का कड़ा विरोध करता था। एक्ट का प्रचलन। भारत सरकार अधिनियम को अगस्त 1935 में सम्राट की स्वीकृति मिल गई। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि संघ को कार्यान्वित न करके प्रांतीय स्वायत्तता को 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया जाएगा। वास्तव में संघ तो अस्तित्व में आया ही नहीं। चुनाव की कार्यविधि 3 जुलाई 1936 को आरंभ हो गई और 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। संघ की स्थापना तक केंद्रीय सरकार को 1935 के अधिनियम की 9वीं सूची के संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था। इससे पुराना गठन कुछ संशोधन के साथ चलता रहा। ये संशोधन भी प्रांतीय स्वायत्तता के लागू करने के कारण करने पड़े। इन संशोधनों से केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां 1919 के एक्ट के अधीन स्थापित केंद्र विधानसभा को दे दी गईं, परंतु वहां दोहरा शासन लागू नहीं किया गया और कार्यकारी पार्षद पहले की नाई ही बने रहे। गृह सरकार में भारत परिषद के स्थान पर परामर्शदाता नियुक्त कर दिया गया। ये अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। प्रांतीय स्वायत्तता का चलन। 1936 से 37 के प्रथम चुनावों में कांग्रेस को 5 प्रांतों मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में बहुमत प्राप्त हो गया। बम्बई में 1-2 अन्य कांग्रेस समर्थक दलों के साथ मिलकर ये बहुमत में हो गई और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और आसाम में ये सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। कांग्रेस केंद्रीय समिति ने इन प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने से मनाही कर दी, क्योंकि वे ये आश्वासन मांगते थे कि गवर्नर दैनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये गतिरोध लगभग 3 मास तक चलता रहा और अंत में वायसराय लॉर्ड लिथगो ने ये आश्वासन दिया कि पंजाब, बंगाल, सिंध और आसाम को छोड़कर शेष 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकारें बन गई हैं। बहुत सी रुकावटों के होते हुए भी ये लोग सफलतापूर्वक कार्य करते रहे और उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि मंत्री लोग अपने आप को जनता का सेवक मानते थे और उन्होंने राष्ट्र निर्माण के कार्यों पर अधिक बल दिया। मुस्लिम लीग ने इसी बीच कांग्रेस के विरुद्ध प्रचंड प्रचार किया कि मुसलमानों के हित कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है, परंतु अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में बिना उसकी सहमति के खींच लिए जाने के विरोध में त्याग पत्र दे दिए। उन्हें ये भी शिकायत थी कि अंग्रेजों ने अपने युद्ध के उद्देश्य, जिनमें भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी होगी, स्पष्ट नहीं किए हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने पर बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और मध्य प्रांत में प्रशासन गवर्नरों ने अपने हाथों में ले लिया और ये व्यवस्था 1946 तक चलती रही और वहां कोई उत्तरदायी सरकार नहीं रही। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल स्थापित किया गया, परंतु 1945 में पुनः कांग्रेस शक्ति में आ गई। उड़ीसा में एक मिला-जुला मंत्रिमंडल बनाया गया। इसी प्रकार आसाम में भी लीग मंत्रिमंडल स्थापित हो गया था, परंतु 1946 में वहां कांग्रेस शक्ति में आ गई। सिंध और बंगाल में लीग मंत्रिमंडलों की स्थिति
दृढ़ हो गई, परंतु पंजाब में संघीय दल का राज्य चल